पहला टेंडन परिवर्तन विशेषज्ञ, जिसकी नाक पर विक्रम का तीर लगा था, स्वास्थ्य लाभ के लिए अपने शिविर में लौट आया था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि उसकी नाक के बिना उसकी इंद्रियां बहुत प्रभावित हुई थीं। यह सिर्फ उसकी सूंघने की शक्ति ही नहीं थी, उसकी नाक के चले जाने से उसकी सभी अन्य इंद्रियां भी धीमी हो गई थीं। युद्ध के मैदान में यह बाधा आसानी से विक्रम को एक ही वार में मार सकती थी। टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ एक बेहद कीमती सैन्य शक्ति थे, जिसे कोई भी आसानी से त्याग नहीं सकता था। लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि विक्रम इतना जबरदस्त था। एक के खिलाफ 3 होने के बावजूद वह फिर भी उन्हें हरा रहा था। आर्यद्वीप विशेषज्ञ को उसके ब्लेड ने लगभग आधा काट दिया था। उसे केवल सौभाग्य से रोहन ने बचाया था। 3 के खिलाफ 1 होने के बावजूद वह हमेशा की तरह बहादुर था, अपने विरोधियों को पीछे धकेल रहा था और उन्हें अपनी जान के लिए डरा रहा था। इससे सभी को यह एहसास हुआ कि फाइनिक्स क्राई का सबसे मजबूत आदमी होने के योग्य केवल विक्रम ही था। ग्रैंड मास्टर संजय की दीपेश और राकेश के साथ लड़ाई भी अपने चरम पर थी। यह अधिक से अधिक तीव्र और खतरनाक होती जा रही थी, लेकिन वे इस युद्ध के मैदान से बहुत दूर थे और उनकी लहरें इतनी दूर तक नहीं पहुंची। सबसे खतरनाक जगह अभी भी रोहिणी की तरफ थी। शाही राजधानी के सैनिक पागल हो गए थे। वे उस इनाम के लिए मौत से बेखौफ होकर आगे बढ़े। उन्हें उम्मीद थी कि अगर वे शर्मा परिवार के एक भी व्यक्ति को मारने में कामयाब हो गए तो उनका करियर पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा उठ जाएगा। 2 टेंडन परिवर्तन विशेषज्ञों ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी और जमीन पर लाशों के पहाड़ बिखरे पड़े थे, लेकिन टिड्डे जैसी सेना अभी भी अजेय थी। रघु और अन्य लोगों को भी अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ना पड़ा। चारों तरफ से खतरा बढ़ गया और वे धीरे धीरे टिकने में असमर्थ होते जा रहे थे। राजेश के 3 लोगों के समूह के लिए चाहे वे कितनी भी कड़ी लड़ाई लड़ें, वे अभी भी विक्रम से निपटने में शक्तिहीन थे। राजेश हिलने से नहीं बच सका और अचानक उसके हाथ में एक भाला आ गया। वह भाला रोहिणी के समूह की ओर एक उल्का पिंड की तरह फेंका गया था, जिसकी शक्ति को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता था। विक्रम, पहले मैं तुम्हारी पत्नी को मार डालूंगा और तुम्हें आक्रोश का स्वाद भी चखाऊंगा। राजेश के चेहरे पर घृणा और आक्रोश की लकीरें उभर आईं। विक्रम को उम्मीद नहीं थी कि राजेश अचानक इतना गंदा हमला करेगा। वे 2 टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ विशाल सेना को रोकने की कोशिश में पूरी तरह से फंस गए थे और बाकी सभी को घेर लिया गया था। किसी और ने अभी तक उस भाले पर ध्यान नहीं दिया था, और अगर किसी ने इसे नोटिस भी किया तो यह बेकार होगा। टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ के हमले के सामने मूल रूप से कोई भी ऐसा नहीं था जो रक्त संक्षेपण क्षेत्र में इसे रोक सके। अमोदिता उस तरफ की पहली सदस्य थी जिसने भाले को देखा। उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा बदलाव आया। रोहिणी को किनारे धकेलने के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। वह सीधे उसके सामने दौड़ी और वास्तव में अपने शरीर का इस्तेमाल करके उस भाले को ले लिया। नहीं, विक्रम ने दहाड़ते हुए कहा। उस भाले में टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ की पूरी ताकत थी। यह ऐसी चीज थी जिसे भौतिक शरीर संभवतः रोक नहीं सकता था। वे दोनों मारे जाएंगे। टकराना। काली रोशनी की एक किरण चमकी। उस भाले को एक भयानक शक्ति ने बारूद में बदल दिया। जब धुआं और राख बिखरी तो सबकी आंखों के सामने एक काली तलवार दिखाई दी। वह काली तलवार एक युवक के हाथ में थी। उसके वस्त्र फड़फड़ा रहे थे और उसके लंबे बाल नाच रहे थे। मुझे लगता है कि इसे समय पर पहुंचना माना जाएगा। राघव। उस आकृति को देखकर सभी के दिल धड़क उठे। राघव वास्तव में इस महत्वपूर्ण क्षण में वापस आने में कामयाब रहा था। पहले तो अमोदिता ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और मौत का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोलीं और उस जानी पहचानी शख्सियत को देखा जिसे देखने के लिए वह तरस रही थी, तो उसके आंसू उसके नियंत्रण से बाहर हो गए। माफ करना, मैं देर से आया हूं। राघव ने अमोदिता को गले लगाया और धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अचानक एक गुस्से भरी दहाड़ गूंजी। सैनिक जो शर्मा परिवार के लोगों को कसकर घेरे हुए थे, भयभीत होकर चिल्लाने लगे।
अनजाने में ही एक विशाल बर्फ सफेद भेड़िया उनके सामने आ गया। अपना मुंह खोलते हुए एक पवन धार बाहर निकली। वह हवा का ब्लेड तेजी से घूमते हुए अर्धचंद्र की तरह था। जैसे ही वह लिटिल स्नो के मुंह से निकला, उसका आकार तुरंत बढ़ गया और उसने सामने के सैनिकों को बेरहमी से काट डाला। उस भयानक हवा के झोंके ने उन्हें घास में से गुजरने वाली दरांती की तरह काट डाला। उसके रास्ते में आए 100 से ज्यादा सैनिक टुकड़े टुकड़े हो गए। आसमान में खून ही खून भर गया। अच्छा काम किया लिटिल स्नो, मेरे लिए उन्हें मारने की पूरी कोशिश करो, राघव चिल्लाया। वह उन लोगों को मारने के इरादे से भरा हुआ था जो उसके घर के आसपास थे। चाहे वह स्वैच्छिक हो या नहीं, वह निश्चित रूप से उन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा जो उसके करीबी लोगों को चोट पहुंचाते हैं। अगर वह अभी एक भी कदम देर से आता तो अमोदिता और उसकी मां निश्चित रूप से मर जाते। यही बात उसे सबसे ज्यादा डराती थी, इसलिए वह कोई दया नहीं दिखाता था। दहाड़! लिटिल स्नो ने एक बार फिर हवा का झोंका निकाला। उसके सामने की जगह तुरंत जीवित दुश्मनों से खाली हो गई। वे सभी सैनिक ऐसे शक्तिशाली जादुई जानवर की उपस्थिति से भयभीत हो गए और भाग गए। लिटिल स्नो के 2 हमलों ने तुरंत उन पर से दबाव हटा दिया। विक्रम द्वारा साथ लाए गए 2 टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों ने कुणाल और अन्य लोगों के साथ मिलकर हमलावरों को पीछे धकेलने का काम किया। मां, आपका बेटा विश्वासघाती रहा है और उसने आपको कष्ट दिया है। राघव अपनी मां के उदास चेहरे को देखकर शर्मिंदा हुए बिना नहीं रह सका। मूर्ख बच्चे, तेरी मां ने क्या क्या कष्ट सहे हैं, तुझे ही यह पीड़ा सहनी पड़ी है। हालांकि उसे ठीक से नहीं पता था कि इस दौरान राघव के साथ क्या हो रहा था, लेकिन वह निश्चित रूप से जानती थी कि उसके दिन अच्छे नहीं रहे हैं। यात्रा से थके हुए राघव को देखकर उसका दिल उसके लिए दुखता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। राघव कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने अभी अभी सिद्धार्थ को देखा था और जल्दी से उसके पास गया। सिद्धार्थ का चेहरा अब बीमार पीले रंग का हो गया था। उसकी आंखें ढंसी हुई थीं और उसका आभा मंडल अविश्वसनीय रूप से कमजोर था। उसकी जीवन शक्ति एक टिमटिमाती मोमबत्ती की तरह थी जो किसी भी क्षण बुझ सकती थी। आखिरकार कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह कभी भी इतनी सारी हड्डियों को नष्ट करने वाली सुइयों को हमेशा के लिए सहन नहीं कर पाएगा। सिद्धार्थ, जो अपनी मृत्युशैया पर था, ने धीरे से अपनी आंखें खोली जब उसने राघव की आवाज सुनी। उसने ऐसे बोला जैसे उसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतार दिया हो। माफ करना भाई शर्मा, सिद्धार्थ बहुत बेवकूफ और बेकार है। मैं उस मिशन में विफल रहा जो आपने मुझे सौंपा था और मां को बहुत दुख पहुंचाया। नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन अब मैं सब कुछ संभाल लूंगा। राघव ने उसे बीच में ही रोक दिया। सिद्धार्थ बोन इरोडिंग नीडल्स से ढका हुआ था और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसके अंदर हत्या की भावना बढ़ गई। हड्डी काटने वाली सुई का दर्द कुछ ऐसा था जिसे उसके जैसे गोली साधक पूरी तरह से जानते थे। एक मूल रूप से मजबूत आदमी को इस तरह की स्थिति में पीड़ा देने के बाद राघव का गुस्सा उसे विस्फोट करने के लिए लगभग पर्याप्त था। भाई शर्मा, मैं शायद आगे नहीं जा पाऊंगा। सिद्धार्थ को थोड़ी शर्म आई। बकवास, मेरे रहते हुए तुम निश्चित रूप से नहीं मरोगे। तुम्हें भविष्य में भी मेरे साथ लड़ना होगा। राघव ने अपनी अंगूठी से एक मोती निकाला। यह वह मोती था जो उस आत्मा जगत की विशेषज्ञ ने उसे जाते समय दिया था। वह वास्तव में मोती नहीं था, बल्कि तरल पदार्थ का एक गोला था, लेकिन वह इतना घना था कि वह बिल्कुल मोती जैसा लग रहा था। उसमें एक अत्यंत शक्तिशाली जीवन सार समाहित था। राघव ने अपनी उंगली से मोती को दबाया और उसमें से तरल की एक चमचमाती बूंद तैरकर सिद्धार्थ के मुंह में चली गई। जैसे ही वह बूंद सिद्धार्थ के शरीर में प्रवेश की, वह वास्तव में धीरे धीरे अपनी लगभग मृत अवस्था से जागने लगा। दर्द सहन करो, मैं उन सुइयों को निकाल दूंगा। यह देखकर कि यह कारगर साबित हुआ है, राघव ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने उन दर्जनों हड्डियों को काटने वाली सुइयों को सावधानी पूर्वक निकाल दिया। सिद्धार्थ ने दर्द से कराहते हुए कहा और बेहोश हो गया। राघव ने सिद्धार्थ की त्वरित जांच की।
उसने महसूस किया कि सिद्धार्थ का शरीर खुद को बचाने के लिए निलंबित अवस्था में चला गया था। उसने उसे जो शक्तिशाली जीवन तत्व दिया था वह वर्तमान में धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल रहा था और उसे कोई खतरा नहीं था, लेकिन वह कुछ समय तक लड़ने में असमर्थ था। संध्या और अन्य लोगों को सिद्धार्थ की देखभाल करने के लिए कहने के बाद राघव ने चारों ओर देखा। लिटिल स्नो के शामिल होने से वे सैनिक जो अभी भी हर दिशा से लगातार आ रहे थे, अब उनकी रक्षात्मक रिंग को भेदने में असमर्थ थे। राघव के आगमन ने कुणाल और अन्य लोगों को बहुत प्रभावित किया था। उन्हें लगा कि वे ताकत से भर गए हैं और वे और भी बहादुरी से लड़े। केवल इस समय राघव के पास युद्ध के मैदान की सावधानी पूर्वक जांच करने का समय था। कुछ मील दूर बड़ी बड़ी लपटें थीं जो लगातार टकरा रही थीं। यह वह जगह थी जहां ग्रैंड मास्टर संजय दीपेश और राकेश से लड़ रहे थे। दूसरी जगह एक लंबा और ताकतवर आदमी था। उसके हाथ में तलवार नाच रही थी और वह 3 टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों के खिलाफ बहादुरी से लड़ रहा था। उस आकृति को देखकर राघव का दिल खुश हो गया। यह उसके पिता थे, जिन्हें उसने कई सालों से नहीं देखा था, लेकिन बचपन से उनकी जो छाप थी वह अब भी उतनी ही स्पष्ट थी जितनी पहले थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। राघव मुस्कुराया। जमीन पर हाथ लहराते हुए उसने उन हड्डियों को काटने वाली सुइयों को इकट्ठा किया। अपनी तलवार को कंधे पर रखकर वह बाहर जाने लगा। जब वह उस स्थान पर पहुंचे जहां कुणाल आक्रमणकारी सैनिकों के खिलाफ लड़ रहा था, तो उसने अपनी तलवार निकाल ली और मोर्चे पर मौजूद 1 दर्जन से अधिक सैनिक तुरंत पीछे हट गए। तुम एक अच्छे भाई हो, राघव ने कुणाल के कंधे थपथपाए। इस समय भी अपने शर्मा परिवार के साथ खड़े रहना निश्चित रूप से एक सच्चा जीवन और मृत्यु का भाई था। मैं तुम लोगों को यह जगह संभालने दूंगा। मैं वहां जाऊंगा और राजेश के साथ पुरानी दुश्मनी सुलझा लूंगा। राघव ने कुणाल के कुछ कहने का इंतजार नहीं किया और ऐसे ही बाहर चला गया। राघव ने आते ही राजेश के हमले को रोक दिया था, जिससे सभी चौंक गए थे। उसे धीरे धीरे बाहर निकलता देख वे सैनिक खुद को कांपने से नहीं रोक पाए और धीरे धीरे 2 कदम पीछे हट गए। तुम्हें किस बात का डर है? यह सिर्फ एक व्यक्ति है। सभी लोग एक साथ हमला करें। जब तक हम राघव को मारते रहेंगे, हमारे परिवार आने वाली पीढ़ियों तक समृद्धि में रहेंगे। एक जोरदार चीख ने तुरंत सभी के जोश को जगा दिया। राघव चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह सैकड़ों हजारों आदमियों की उनकी विशाल सेना को रोक नहीं पाएगा। वे निश्चित रूप से उसे मौत के घाट उतार देंगे। सैनिकों ने दहाड़ते हुए अपने हथियार उठाए और शक्तिशाली ज्वार की तरह राघव पर हमला किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि राघव ने उन्हें देखा ही नहीं, बस दूर राजेश को देख रहा था। सावधान! कुणाल ने घबराकर चिल्लाया। यह देखकर कि राघव ने उन सैनिकों को अनदेखा कर दिया, उसने घबराकर चेतावनी दी। राघव अभी भी ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे उसने उसे सुना ही ना हो। अभी भी अपनी मूल दिशा में चलते हुए वह तुरंत विशाल सेना में डूब गया। गोली, ज्वाला, लहर। अचानक आग की एक विशाल लहर उठी और तुरंत सैकड़ों मीटर तक फैल गई। गर्मी की लहरों ने आसपास के सैनिकों को निगल लिया। आह! भयानक लपटों ने उन्हें आग के लोगों में बदल दिया और दयनीय चीखें निकलीं। राघव के सबसे करीबी लोगों को सीधे राख में बदल जाने से पहले चिल्लाने का मौका भी नहीं मिला। जो लोग दूर थे उन्हें ही दिल खोलकर चीखने का मौका मिला था। हालांकि उनकी चीखें रुक गईं और बस एक सांस के समय में सब कुछ भयानक रूप से शांत हो गया। सैनिक पूरी तरह से भयभीत हो गए और जल्दी से भाग गए। अब उन्हें एहसास हुआ कि राघव भी एक गोली साधक था जिसके पास एक भयानक शक्तिशाली गोली की लौ थी। राघव के पूरे शरीर में आग की लपटें उठ रही थीं। उसे स्पष्ट रूप से देखना असंभव था, लेकिन वे बता सकते थे कि उसकी विशाल तलवार अभी भी उसके कंधे पर लटकी हुई थी और वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। शुरू से ही राघव ने अपने कदम नहीं रोके थे। जिन लोगों ने उसे रोका था उन्हें उसने अपने रास्ते की धूल के समान समझा। वेब पर वापसी इथरियल विज्ञापन नेटवर्क चुनौती स्वीकार करें। घर पर पास्ता अल लिमोने बनाएं, चुनौती स्वीकार करें। घर पर पास्ता अल लिमोने बनाएं।
वॉलमार्ट सेंटर फॉर रेशियल इक्विटी अपडेट। आपराधिक न्याय में समानता को आगे बढ़ाना। वॉलमार्ट सेंटर फॉर रेशियल इक्विटी अपडेट। आपराधिक न्याय में समानता को आगे बढ़ाना। घर के नजदीक बंधक सलाह प्राप्त करें। घर के नजदीक बंधक सलाह प्राप्त करें। जैसे ही वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसकी गोली की ज्वाला ने भूमि को झुलसा दिया और सैनिकों में भय भर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज्वाला देवता नीचे उतर आया हो और हर चीज और हर किसी के प्रति तिरस्कार से भर गया हो। किसी ने भी राघव को फिर से रोकने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वे सभी पीछे हटने लगे और राघव के सामने एक खुला रास्ता दिखाई दिया। अमोदिता उस देवता जैसी पीठ को देखकर भावुक हो गई। वह हमेशा इतना भरोसेमंद था, कभी किसी को निराश नहीं करता था। कुणाल, रघु और अन्य लोगों का जोश और भी बढ़ गया जब उन्होंने राघव की पीठ देखी। वह सैकड़ों हजारों की सेना के बीच से गुजरा। उसके दुश्मन उसके लिए कुछ भी नहीं थे और कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यह कितना प्रभावशाली था। उस दृश्य से प्रभावित होकर जो सैनिक पहले जोश से भरे हुए थे, वे सुस्त हो गए। उनका मनोबल गिर गया। इससे कुणाल और उन पर से बहुत ज्यादा दबाव कम हो गया। आखिरकार उनका लक्ष्य अपने दुश्मनों को खत्म करना नहीं था, बल्कि सिर्फ बचाव करना था। अन्यथा अमोदिता और उन 2 टेंडन परिवर्तन विशेषज्ञों के साथ सेना से बाहर निकलने का रास्ता बनाना बेहद आसान होता। हालांकि उन्हें रोहिणी और अन्य लोगों की उचित तरीके से रक्षा करनी थी। अगर कोई सैनिक उनके नाकाबंदी को तोड़कर आगे निकल जाता, क्योंकि वे हमला करने में व्यस्त थे, तो यह पूरी तरह से विनाशकारी होता और इसलिए वे वास्तव में स्वतंत्र रूप से लड़ने में असमर्थ थे। सौभाग्य से लिटिल स्नो अब उनके साथ आ गया था। एक दूसरे दर्जे का जादुई जानवर उनकी नजर में टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ से भी ज्यादा भयावह था। यद्यपि लिटिल स्नो के पवन ब्लेडों का उपयोग केवल कुछ समय तक ऊर्जा बचाने के बाद ही किया जा सकता था, परंतु उसका वास्तविक भौतिक शरीर इतना मजबूत था कि उनके भाले उसकी त्वचा को भेदने में पूरी तरह से असमर्थ थे। बस ऐसे ही राघव उनके घेरे से बाहर निकल आया। वह अपने पिता के पास पहुंचा। जहां तक उन सैनिकों की बात है, तो वह उन्हें मारने की जहमत नहीं उठा सकता था। उसकी मां के पास बहुत से पहरेदार थे और वे साधारण सैनिक उसके पास जाने में पूरी तरह असमर्थ थे। अभी उसके लिए कुछ और जरूरी काम था। उसका असली दुश्मन उसके सामने था। चौथे राजकुमार की बात करें तो जब राघव सामने आया तो वह तुरंत बेचैन हो गया था। राघव की ताकत और आत्मविश्वास को देखकर ऐसा लग रहा था कि वर्तमान उसकी मूल योजना से बहुत दूर जाने लगा था। अगर उसे उस व्यक्ति के बारे में कोई संदेह न होता तो शायद उसे भागने की इच्छा भी होती। चौथा, राजकुमार अचानक सागर की ओर मुड़ा। मेरी सेना पहले ही बाहर जा चुकी है। अब समय आ गया है कि तुम्हारी सेना भी आगे बढ़े। सागर ने मजाकिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप मुझे आदेश दे रहे हैं या मुझसे भीख मांग रहे हैं? चौथा, राजकुमार एक पल के लिए अवाक रह गया। उसने अपने घर के हर एक सदस्य को कोसा, क्योंकि उसे पता था कि यह कमीना वाकई बहुत ही दुष्ट है। उसने दिखावे के लिए अपनी तरफ से सिर्फ एक टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ को भेजा था, लेकिन वह सिर्फ जानबूझकर देख रहा था कि कैसे फाइनिक्स क्राई एम्पायर शर्मा परिवार के खिलाफ बेमतलब की लड़ाई लड़ रहा था।